अब एक प्रोविजंस है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अब आप कहेंगे ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या हैं? जैसे कि एक लड़की की शादी होती है और वो अपने घर से जनरली दूसरे घर में जाती है, वो शायद दूसरी सिटी में भी हो सकता है या उसी सिटी में एक डिफरेंट एड्रेस पे हो सकता है। तो बहुत सारे उस टाइम बीच में ट्रांजिशन वाले काम होते हैं कि बैंक अकाउंट शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, जो आपके राशन कार्ड है, जो आपका आधार कार्ड है या आपका पासपोर्ट है, उस पर एड्रेस वगैरह चेंज होना है, या आपकी जो भी सामान है यहाँ का अभी आपका वो सब शिफ्ट होना है। तो ये और कहीं ना कहीं दिक्कत होती है एक बार शिफ्टिंग में, ये शिफ्टिंग इसको बोलें तो ये सब चीज़ें फिजिकली भी शिफ्ट होंगी, नाम भी बदले जाने हैं, नाम चेंज होगा तो सब जगह नाम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। लेकिन ये कभी भी शिफ्टिंग जब होती है तो ये सब चीज़ें आप फेस करते हैं। तो इसी तरह से जब हम शिफ्ट कर रहे हैं एक लॉ से दूसरे लॉ की तरफ, अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी एक्साइज लॉ है या वैट लॉ है, और इससे हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह से शिफ्ट करके हम जीएसटी की तरफ जा रहे हैं, तो यहां भी वो ट्रांजिशन का फेज आएगा। तो इसमें कई सारे मुद्दे आएंगे और यहां हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और ये सही समय है जब हम इसके लिए तैयारी कर लें। ये आपको तब तक वेट नहीं करना कि जीएसटी आ जाएगा तब सोचेंगे ट्रांजिशन प्रोविजंस के बारे में, देर हो जाएगी, विल बी लेट। तो अभी आप इन चीजों का ध्यान रखें। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनपुट क्रेडिट ऑन स्टॉक, आपका जो स्टॉक है उस पे इनपुट्स जो आपने पे कर रखे हैं इनपुट टैक्स, उसका बेनिफिट डेफिनेटली आप लेना चाहेंगे नए रेजीम में। तो उसके लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपकी कुछ गुड्स कंसाइनमेंट एजेंट्स के पास पड़ी हैं, उनका क्या होगा? या आपकी गुड्स जॉब वर्कर के पास हैं और वो आपको जीएसटी रेजीम में वापस करता है, उनका क्या होगा? या वैसे ही कोई कस्टमर आपको गुड्स आपने बेच दी थी तो जब लगा था एक्साइज लगा था या वैट लगा था, लेकिन अब क्योंकि जीएसटी आ गया है, जब वो आपको वापस भेजेगा तो क्या होगा उसका? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। या और क्या हो सकता है कि अभी आप रेगुलर डीलर हैं, जीएसटी में जाएंगे तो आप कॉम्पोजिशन डीलर बन जाएंगे, बनना चाहते हैं, या वाइस वर्सा, अभी कॉम्पोजिशन है और जीएसटी में जाके आप रेगुलर सप्लायर बनना चाहते हैं, तो क्या होगा? आपने 1 लाख रुपए की गुड्स अभी बेच दी, जब जीएसटी रेजीम आया तो आपकी पार्टी तो पैसे ही नहीं दे रही थी, पेमेंट नहीं कर रही थी। कई बार होता ही है, कहते हैं भाई बहुत नुकसान हो गया तो हम तो इसकी पेमेंट नहीं करेंगे या कम करेंगे। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि 75,000 के ऊपर मान लेते हैं कि 75,000 की पेमेंट कर दीजिए। अब जो ये 25,000 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया हुआ है उसका क्या होगा? क्योंकि टैक्स तो पहले आपने पूरे पे चार्ज किया था। इसी तरह से आपके वैट के, एक्साइज के, सर्विस टैक्स के पेंडिंग रिफंड्स हो सकते हैं, कोई केसेस हो सकते हैं, कोई लिटिगेशंस हो सकती हैं, कोई आपके डिमांड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिक्विजिट स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि क्या करना है उसके लिए। क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है हम ये जो बेनिफिट्स इनसे रिलेटेड हैं वो लूज कर जाएं, वो खो दें। तो यहां आपको ट्रांजिशनल प्रोविजंस का ध्यान रखना है और अभी से तैयारी करनी है उसके लिए। और ट्रांजिशनल प्रोविजंस का एक हिस्सा है माइग्रेशन टू जीएसटी। जैसे कि अब तक आपको पता ही होगा और आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी माइग्रेट भी कर चुके होंगे जीएसटी एनरोलमेंट के लिए। तो स्टेट वाइज इन्होंने एनरोलमेंट प्रोग्राम रखा है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है ये जीएसटी माइग्रेशन की, क्योंकि एसएससीज का नंबर बहुत ह्यूज है, करीब 80 लाख एसएससीज हैं। और अगर ये सारे एक साथ माइग्रेशन करने लगते तो उनका जो पोर्टल है वो क्रैश कर जाता। इसी वजह से इन्होंने ये डिफरेंट डेट्स दी हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और जो हमारी नॉर्दर्न की स्टेट्स हैं वहाँ हमारा 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम था। लाइक जो दिल्ली हमारा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ ये डेट्स थी। और बाकी स्टेट्स के लिए अलग अलग डेट्स हैं। एक्साइज एसएससीज के लिए हमारी जो विंडो है वो थी 5 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। सर्विस टैक्स एसएससीज के लिए 9 जनवरी से लेके 31 जनवरी। ये बेसिकली हम बात करें उन लोगों की जो वैट में रजिस्टर्ड नहीं थे, क्योंकि पहले इन्होंने वैट वालों के लिए किया था। और अगर आप सिर्फ सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं, तो उस केस में आपको 9 जनवरी से 31 जनवरी तक माइग्रेशन कराना है। इसी तरह से जो सिर्फ एक्साइज के एसएससीज हैं जो वैट में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको 5 जनवरी से 31 जनवरी तक कराना था। और
जो नए एसएससीज हैं, चाहे वो वैट के हों, सर्विस टैक्स के या एक्साइज के, जिनका रजिस्ट्रेशन अगस्त 2016 या उसके बाद हुआ है, उन केसेस में उनको माइग्रेट करना है 1 फरवरी से लेके 20 मार्च तक। तो इन डेट्स का ध्यान रखिए। अगर ऑलरेडी करा चुके तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको टाइमली करा लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर ये विंडो भी बंद हो जाती है या कुछ एडिशनल कंडीशंस डिपार्टमेंट लगा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ये जानना कि जीएसटी में हमें नए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नया रजिस्ट्रेशन कितने लिमिट में करना है, कि हमारी सेल्स या हमारा टर्नओवर किसी एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो कौन सी लिमिट है। हमें पता है कि इंडिया में अभी वैट में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिमिट्स रही हैं। सर्विस टैक्स की ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए एक लिमिट थी 10 लाख की। स्टेट की स्टेट वाइज लिमिट थी। दिल्ली के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है तो दिल्ली की सेल्स को देखना है, हरियाणा के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है तो हरियाणा के लिए देखना है। तो हर स्टेट के लिए अपनी इंडिविजुअल लिमिट थी। लेकिन अब जो एक लिमिट है ये पैन बेस्ड लिमिट है, जो भी एसएससी है उसके लिए, और एक ही कंसोलिडेटेड लिमिट है एक कंट्री के लिए। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की, इंक्लूडिंग सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरांचल वगैरह, तो वहाँ की लिमिट है 10 लाख ऑफ रुपीज़। तो अगर आपकी सेल 10 लाख एक्सीड कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसी डेट से आपको टैक्स देने की लायबिलिटी भी आपकी शुरू हो जाएगी। और अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो वो लिमिट इससे डबल है, दैट इज 20 लाख। तो 20 लाख अगर आपकी लिमिट हो जाती है, सेल्स हो जाती हैं या सेल्स टू टर्नओवर उससे एक्सीड कर जाता है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो रजिस्ट्रेशन हमें नया लेना है वो 30 दिन के अंदर ले लेना चाहिए। आप कहेंगे 30 डेज का टाइम ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 30 डेज का टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम इनपुट क्रेडिट वगैरह लेंगे, जो भी हम परचेजेस करेंगे, उस पे जो हम टैक्सेस देंगे उसका अगर हमें बेनिफिट लेना है तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज जब से हम अप्लाई करेंगे तब से हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अब जो हमारे छोटे या मीडियम वाले एसएससीज हैं उनके लिए सरकार ने एक इजी स्कीम दी है, जो है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम। वैट में भी थी, आपको पता है ज़्यादातर स्टेट्स में वैट में भी ये स्कीम थी, जहां एक स्पेसिफाइड टर्नओवर तक उन्होंने थोड़े से रिकॉर्ड्स रखने के लिए भी थोड़ा आसान स्कीम दी थी और रिटर्न्स वगैरह के लिए भी कुछ आसान चीज़ें थी। तो ये इन्होंने हमारे जीएसटी में भी दी है। और ये याद रखिए कि ये स्कीम एप्लीकेबल है सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। तो जो व्यापारी हैं और जो निर्माता हैं, जो सामान बनाते हैं, जो गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए ही है ये स्कीम। ये स्कीम हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे वो कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एसी मेंटेनेंस वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या मशीनरी रिपेयर करते हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब केसेस में ये कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। और जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं वहां भी इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब उनका टर्नओवर 50 लाख तक है। 50 लाख से ऊपर हो जाएगा तो वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते और ना ही वो इंटर स्टेट सेल कर सकते। जिस स्टेट में भी वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको उसी स्टेट में सेल करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से हरियाणा को सेल करते हैं इवन 1 रुपए की भी, तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको रेगुलर स्कीम में जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से जो आपने इनपुट टैक्सेस पे करे हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में, ये आपके एक तरह से कॉस्ट होंगे। और इसी तरह से ना आप अपना जो कंज्यूमर है जिसको आप माल बेच रहे हैं उससे आप कोई टैक्स चार्ज भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक फ्लैट रेट पे टैक्स देना पड़ेगा जो आप ही बियर करेंगे। और क्या होगा ये टैक्स? ट्रेडर्स के केस में ये सीजीएसटी 1% होगा, कम से कम एसजीएसटी 1% होगा, और मिनिमम ये जो टोटल टैक्स होगा हमारा 2% होगा। कम से कम होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। और मैन्युफैक्चरर्स के केस में सीजीएसटी 2.5% के करीब होगा, एसजीएसटी भी 2.5% होगा। तो टोटल जो मैन्युफैक्चरर्स के केस में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो ऑप्ट करते हैं उनका टैक्स का रेट होगा 5%। आईजीएसटी जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट सेल अलाउड ही नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगर आपने जीएसटी इनका स्ट्रक्चर देखा होगा या जो प्रोविजनल आईडी आपको मिली है वैट डिपार्टमेंट से या बाकी डिपार्टमेंट से, वो 15 अल्फा न्यूमेरिक है और इसमें अलग अलग डिजिट्स का, अल्फाबेट्स का क्या मतलब है ये आप समझ लीजिए। जो पहले 2 डिजिट हैं वो स्टेट को डिनोट करते हैं।
लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का कोड है 07। तो 07 जो कोड है वो आपका पहले दो नंबर अगर आपके जीएसटी नंबर में या प्रोविजनल आईडी में 07 है, उसका मतलब ये दिल्ली की रजिस्ट्रेशन वाली एसएससी है। और जो 3 से लेके 12 तक हैं अल्फ़ाबेट्स या न्यूमरल्स या नंबर्स, वो हमारे पैन को दर्शाते हैं, वो बताते हैं कि ये है पैन इस आदमी का। और 13 नंबर है वो हमारा एंटिटी कोड है। इसका मतलब कि अगर एक ही स्टेट में आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो पहला बिजनेस होगा उसको 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरा बिजनेस होगा उसको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपके नंबर्स आएंगे। और जो 14 नंबर है वो उन्होंने अभी जेड एक ले रखा है, सेम ही रहेगा सबके केसेस में, शायद आगे इसका कुछ इस्तेमाल करेंगे। और 15वां नंबर है जो वो कोई चेक डिजिट, कोई कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशंस के लिए होता है, तो उसके बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पहले और दूसरा वाला है जो स्टेट बताते हैं, उसके बाद जो अगले 10 वाले हैं वो हमारा पैन बताते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।